इकोनॉमिक्स का लेसन 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक समीक्षा। इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है। 1991 में भारत में आरंभ की गई कौन कौन सी सुधार नीतियाँ हैं, सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की क्या प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके परिचित होंगे निहितार्थ और विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों के बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो आज अपन पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा था पहले वाले लेसन में अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आज के विषय में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। मतलब जीडीपी ही बढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए अपने को पूरे क्षेत्र का विकास होना बहुत ज़रूरी है। ये के.आर. नारायणन ने लिखा है। परिचय आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, पता ही है कि 3 अर्थव्यवस्था होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को, क्योंकि पूंजीवादी में अपनी विशेषताएं थी और समाजवादी की अपनी अलग विशेषताएं थी, लेकिन दोनों के अपने अपने गुण दोष होने के कारण तो एक कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इन व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही क्या हो गई? अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसमें अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति बनाई गई थी, हरित क्रांति बनी थी और हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो अब तक निरंतर वृद्धि हो रही है। आपको एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि भारत में जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया दौर करने लगी कि भारत सरकार जो भी क्षेत्र थे जो पहले तो 50 करोड़ से जिनकी पूंजी अधिक थी, 50 लाख से तो उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेने लगी। फिर 1980 के बाद में 200 लाख से ऊपर। तो लेकिन ऐसा करने से क्योंकि उनको कोई भी उद्योग धंधे किसी भी प्राइवेट सेक्टर को लगाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था या कोई अधिक लाभ कमा रहा होता था तो सरकार उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती थी। और ऐसी स्थिति होने पर भारत सरकार के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि कोई भी उद्योग धंधे सब चौपट होने लगे, क्योंकि आप भी जानते हो सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं हो पाता है तो सरकार घाटे में जाने लगी। और सरकार ने ही पहले 1947 के बाद में क्या किया कि कोई भी विदेशी भारत में अपनी पूंजी नहीं लगा सकता है। उन्होंने पूंजी नहीं लगा सकता तो कोई उद्योग भी नहीं लगा सकता है। लेकिन भारत के लोग कहाँ जाएं? या तो गवर्नमेंट जॉब करें या छोटा मोटा धंधा वो कर नहीं पाते थे क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भारत को बहुत ज़्यादा ऋण लेना पड़ा और भारत ने इतना ऋण ले लिया कि उसे 7 अरब मिलियन डॉलर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। वो आयात ही नहीं कर सकता था, कोई भी विदेशी भारत को ना तो वस्तुएं दे रहा था ना ऋण दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में सन 1991 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो हैं वो 1945 में इनकी स्थापना हुई है, उनके समक्ष अपना दरवाज़ा खटखटाया और इनसे गुहार की लगाई कि हमें सहायता कीजिए। तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सहायता देने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन इनके सामने 3 शर्तें रख दी। 3 शर्तें कौन सी थी? एक तो आप जो इतनी कठोर नियम आपने अपने उद्योग लगाने पर लगाए हुए हैं उनको ख़त्म करके उदारीकरण लाइए। उदारीकरण मतलब अपने नियमों को उदार बनाइए। दूसरा, आप वैश्वीकरण कीजिए, यानी आपने जो उद्योग धंधों को भारत के बाहर से आने वाले देशों पर को जो नियंत्रण लगा रखा है कि कोई भी यहाँ पर पूंजी नहीं लगा सकता है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कोई भी विदेशी को आप यहाँ पर आमंत्रित कीजिए। जब से आपने देखा होगा ना मल्टीनेशनल कंपनियाँ आने लगी हैं तो कोई भी विदेशी यहाँ पर आएगा तो पूंजी लगाएगा, अपनी पूंजी लगाएगा, लेकिन देश के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और तीसरी जो है वो है निजीकरण। जो आपने हर क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण कर रहे हो, मतलब सारे क्षेत्र निजी क्षेत्र को अपने सरकारी क्षेत्र में ले रहे हो, उस पर सरकारी क्षेत्र को हटाकर उनको निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाए। जब ये 3 शर्तें
भारत सरकार के समक्ष लगाई गई और भारत का इतना ऋण होने के कारण उनके पास आयात के लिए, उपभोग वस्तुओं के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने हाँ करा और सन 1991 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों अपनाए गए। तो वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋणों की भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों को संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम इस आर्थिक संकट के पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभावों पर विचार करेंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि, इसके बारे में मैं बताती हूँ। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम की 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। बताया था ना, क्योंकि सभी देशों पर क्या था, मतलब निजीकरण नहीं था, अपने यहाँ पर कठोर नीति थी, लाइसेंस लेना होता था, राष्ट्रीयकरण इस तरह से था। 1980 के दशक में सामान्य प्रशासन चलाने और अपने विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती थी। देखो, एक मैं आपको बात बताती हूँ कि जब जनता व्यय करती है, जनता व्यय कैसे करेगी? कर देकर, तो सरकार की आय होती है। और जब सरकार व्यय करती है, सरकार रोजगार उपलब्ध कराती है, तो जनता की आय होती है। तो सरकार कैसे आय जुटाती थी? सरकार करों के माध्यम से। आज भी सरकार करों के माध्यम से आय जुटाती है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर वगैरह होता है, और आयकर है, संपत्ति कर है आपके, तो ये तो आपके संस्था कर, निगम कर, ये जो व्यक्ति पर लगता है और वही चुकाता है, वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। और अप्रत्यक्ष कर आज की तारीख में एक ही है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर। तो सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है जब वे आय से अधिक हो जाते हैं। मतलब जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आय कम है, तो सरकार को घाटे में होती है। और तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से फिर क्या लेगी? फिर वो घाटे में होने के कारण उधार लेती है। इस प्रकार वे अपने घाटे को वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें किस पर निर्भर, क्योंकि हम किसी भी देश से यदि हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमें उस देश की मुद्रा में भुगतान करना होता है। लेकिन आज हम किस में भुगतान कर सकते हैं? डॉलर में भी कर सकते हैं। तो हमें इनका भुगतान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डॉलर की। तो डॉलर में, तो ये डॉलर हम अपने उत्पादन के लिए द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास डॉलर या तो कैसे आएगी? पे चेंज करके नोटों को, या फिर कैसे आएगी? हम किसी वस्तु का निर्यात करें, बदले में हमारे पास क्या आएगी? डॉलर होगी। तो हम दूसरे देशों को क्या कर सकते हैं? भुगतान कर सकते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम हो गए। और राजस्व कम क्यों हो गए? क्योंकि कोई लोगों की आय नहीं हो रही थी। और जब लोगों की आय नहीं होगी तो सरकार जनता टैक्स कैसे देगी? जनता टैक्स नहीं देगी तो राजा का कोष भी कैसा हो गया? कम हो गया। और लोग कैसे हो गए? बेरोजगार। गरीबी और जनसंख्या विस्फोट होने के कारण, जनसंख्या, गरीबी तो बहुत थी, ये तीन तो इतनी बुरी समस्याएं हैं अपने देश के लिए। बेरोजगारी, गरीबी, गरीब है तो बेरोजगार है या नहीं? यदि बेरोजगार से उसको रोजगार मिल जाएगा तो स्वतः उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन जनसंख्या तो आपने भारत में आप देखते होंगे कि पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर भारत की जनसंख्या है। तो इसके कारण अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा सरकार को। सरकार की जितनी आय नहीं होती है, सरकार को उससे कई गुना अधिक क्या करना पड़ता है? व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो सरकार क्या हो जाती है? घाटे में चली जाती है। तो सरकार द्वारा चलाई जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था, स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। और उसकी सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार का, मतलब जो भी उसके पास था पैसा सरकार के पास, उसको सोच विचार का, मतलब छोटे मोटे थोड़े बहुत कार्य में ही लगा पाती थी। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी।
कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य विदेशों से भी उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपयोग कार्य पर खर्च कर दिया गया। मतलब कोई और कार्य के लिए सरकार ने उधार लिया और दूसरे कार्यों में लगा दिया, तो इससे उल्टा और खर्चा बढ़ गया उसका। इस प्रकार से अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया और ना ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर भी, मतलब यदि अपन वित्त का मतलब धन, दूसरी जगह से धन कैसे जुटा सकते हैं कि अपन आयात करने के स्थान पर निर्यात करें, निर्यात करेंगे तो हमें भी तो विदेशी पूंजी प्राप्त होगी, ऐसा सरकार कर ही नहीं पा रही थी। तो 1980 के दशक में, जो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो यही चीज़ है। 1980 के दशक के अंत तक सरकार के व्यय उसके राजस्व से क्या हो गए, यानी खर्चे उसके आय से अधिक हो गए। इसके कारण ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक पाना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने छीण हो गए थे, यानी इतने कम हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी सरकार क्या नहीं कर पाती थी, पूरा नहीं कर पा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, मतलब कोई विदेशी भी भारत में कोई निवेश करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि भारत की स्थिति नहीं थी कि भारत उसको चुका भी सके। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अभी बताया था मैंने आपको, इसका दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि भारत के पास कितने अरब मिलियन डॉलर, 7 अरब मिलियन डॉलर का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर क्या लगाई शर्तें। सरकार उदारीकरण करेगी, भी बताया था ना, उदारता। जो इतने नियम कानून लगाए थे कि कोई भी उद्योग लगाने से पहले आपको क्या लेना है, उन नियम बहुत कठोर नियम थे, उनको उदार करेगी। निजी क्षेत्र नहीं, जो सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर रखे थे उसको हटाकर उनको किस क्षेत्र में सौंप देगी। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर निजी क्षेत्र को सौंप देती है, और अनेक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र को भी लाइसेंस में भी मुक्ति दिलाएगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। मानना पड़ा, झुकना पड़ा। इस नई आर्थिक नीति, ये 1991 की नीति थी। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक और आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इस समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उसकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक उपाय। स्थायित्वकारी उपाय यानी कि थोड़े से होते हैं, छोटे, अल्पकालीन होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन देश विदेश की आवश्यकता, जो मुद्रा है ना बाप, जहाँ हमें देना है, कुछ लेना है, तो कैसा स्थिति आ जाए, संतुलन में आ जाए। कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब देश में मुद्रा की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसी यदि दूसरे देश यदि से मुद्रा आने लगेगी तो लोगों के पास मुद्रा हो जाएगी, सब खरीदारी करने लगेंगे, तो वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इससे उत्पादन करता होता है उसको ही फायदा होता है। तो देश में ना तो मुद्रास्फीति हो ना मुद्रा संकुचन हो, इस पर भी नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखा और आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक उपाय थे। वे जो संरचनात्मक उपाय, वो तो पहले वाले तो कौन से थे आपके, ये वाले तो आपके अल्पकालीन थे। समझ में आया ना, यहाँ बताया था मैंने अभी आपको कि ये स्थायित्वकारी उपाय पहला कौन सा था, ये लिखा हुआ है स्थायित्वकारी उपाय, जो कैसे होते थे, अल्पकालीन। और दूसरे कौन से उपाय हैं, संरचनात्मक उपाय, लिखा हुआ है ना, देखो आप, ये पहला आपका उपाय है संरचनात्मक उपाय, जो अल्पकालीन होते हैं, स्थायित्वकारी उपाय ये कैसे होते हैं, अल्पकालीन। और दूसरे संरचनात्मक उपाय वो कैसे होते हैं, आपके दीर्घकालीन होते हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियाँ प्रारंभ की। इनकी 3 नीतियाँ बनाई, कौन कौन सी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब इन तीनों के बारे में, ये उदारीकरण है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। ओके।